नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया वॉइस के खास कार्यक्रम खबर देश प्रदेश में और मैं हूं आपके साथ मानसी झा। नमस्कार, मैं हूं आनंद विजय सिंह। देश प्रदेश में आज हम की अहम खबरों पर चर्चा करेंगे। बात करेंगे दिल्ली में कांग्रेस के प्रदर्शन को लेकर राहुल प्रियंका की हिरासत पर सियासी घमासान की और मध्य प्रदेश विधानसभा में यूसीसी बिल पास होने को लेकर जो वहां पर सियासत चल रही है और किसान जो दिल्ली कूच करने को लेकर दिल्ली के बॉर्डर पर डटे हुए हैं, उनकी हम चर्चा करेंगे। बिल्कुल सर, और वही सर लास्ट में बात करेंगे उत्तर प्रदेश के सपा की सियासत और देश दुनिया से तमाम बड़ी खबरों पर खास चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहली खबर पर। और पहली खबर में बात सबसे पहले करते हैं जो हंगामा चल रहा है दिल्ली में। हंगामा बरपा हुआ है मानसी, और नीट पेपर लीक मामले को लेकर पहले कॉकरोच जनता पार्टी का संसद मार्च और उसके बाद फिर कल राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस और विपक्षी दलों के कई नेता प्रधानमंत्री आवास पर पहुंचे और उसको लेकर हंगामा बरपा हुआ है। उनको हिरासत में लिया गया और इसी को लेकर जो नाराजगी है, उस नाराजगी का इजहार आज भी कांग्रेस और विपक्ष के कई पार्टियों के कार्यकर्ताओं के द्वारा किया जा रहा है। जो प्रदर्शनकारी छात्रों पर लाठीचार्ज की गई थी और फिर विपक्षी नेताओं को हिरासत में लिया गया था, उसको लेकर देश की राजनीति गरमाई हुई है। और बिल्कुल सर, ये भी देखा जा रहा है कि दिल्ली से लेकर अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश तक जो है कहीं ना कहीं विरोध प्रदर्शन का दौर जो है लगातार जारी देखा जा रहा है। संसद में हंगामे के बाद लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी और वही अध्यक्ष कांग्रेस अध्यक्ष की बात की जाए मल्लिकार्जुन खड़गे के बारे में तो उनके समय समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव, कई विपक्षी नेता जो है पीएम आवास के पास जो है मार्च उन्होंने कल निकाला था, जहां पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। फिलहाल जो है उन्हें हिरासत से रिहा भी कर दिया गया है। और इस कार्रवाई के विरोध में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो कई जिलों में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता सड़क पर उतरे हैं। प्रशासन ने कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पूरे प्रदेश में अलर्ट जारी किया है और प्रदर्शन के दौरान केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की जा रही है। उनका पुतला भी फूंका जा रहा है। इस पूरे घटनाक्रम ने सियासी तापमान को बढ़ा दिया है। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे समेत कई बड़े चेहरों की तरफ से आज 7 लोक कल्याण मार्ग स्थित प्रधानमंत्री आवास के बाहर धरना दिया गया। करीब 5 घंटे तक चले इस प्रदर्शन को पुलिस ने शाम करीब 7 बजे बलपूर्वक खत्म कराया। इसके बाद दिल्ली पुलिस की तरफ से राहुल प्रियंका के साथ कई कांग्रेस नेताओं और यहाँ तक कि धरने में पहुंचे समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव तक को हिरासत में लिया गया। काफी बवाल के बाद राहुल, प्रियंका, अखिलेश को पुलिस ने छोड़ा। पुलिस हिरासत से बाहर आने के बाद कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला और राहुल गांधी पर बोली कि मेरे भाई बहुत मजबूत हैं, वो बर्दाश्त कर लेंगे। सुनिए। देखिए, मेरे भाई बहुत स्ट्रांग है, वो बर्दाश्त कर लेंगे जो भी है। छात्रों को कल जो किया वो एकदम गलत था। ये बच्चे हैं, हमारे भविष्य है, हमारे युवा हैं इस देश के। और जब हम संसद में कहते हैं कि हमें डिबेट चाहिए तो ये कहते हैं कि हम वंदे मातरम की इज्जत पे हम डिबेट फिर से कर रहे हैं, फिर से बिल आ रही है। तो वंदे मातरम का मतलब क्या है? मतलब क्या है? हमारी मातृभूमि क्या है, किसकी है? अगर हम अपने बच्चों पर दमन करेंगे, उनको इस तरह से मारेंगे, पीटेंगे और उनका भविष्य सुरक्षित नहीं कर सकते, यही तो हमारी मातृभूमि है, यही तो है हमारी जनता, ही तो हमारा देश है। प्रियंका ने कहा कि ये लोकतंत्र है, आपको पीटना परीक्षा लीक करने वालों को चाहिए था, ना कि देश के युवाओं को पीटना चाहिए। हम लड़ेंगे। एग्जाम्स में बार बार पेपर लीक हो रहे, बार बार पेपर, और आप स्टूडेंट्स को मार रहे हो। अरे आपने जो दोषी हैं उनको कब पीटा है? जो दोषी है पेपर लीक के लिए उनको कब आपने पकड़ा है, कब अरेस्ट किया है, कब पीटा है उनको? आप स्टूडेंट्स को अरेस्ट कर रहे हो हॉस्पिटल में, बच्चियां हॉस्पिटल में। तो ये क्या हो रहा है? ये लोकतंत्र है। राइट टू प्रोटेस्ट इज अ फंडामेंटल राइट and no government has the right to suppress that right. This is a democracy. This is a democracy which belongs to the people. It belongs to the youth. Parliament belongs to the youth.
प्रियंका गांधी के अलावा कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने बताया कि कांग्रेस का संघर्ष जारी रहेगा। बुधवार को सांसद संसद कूच करेंगे और वहां अपनी मांग रखेंगे। युवाओं पे लाठियां बरसाने वाली सरकार को सत्ता में रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं। देश के युवाओं का भविष्य चौपट करके देश के युवाओं पे लाठियां बरसा रही है ये सरकार। हमारी मांग है धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे और लोकसभा और संसद में देश की शिक्षा और परीक्षा व्यवस्था में संपूर्ण बदलाव पर चर्चा हो। जब तक ये मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक हम लड़ाई लड़ेंगे। सड़क से लेकर संसद तक लड़ेंगे। कल संसद में पहुंचेंगे। वहीं हिरासत से बाहर आने के बाद सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने केंद्र की सरकार और यूपी की सरकार पर भी निशाना साधा और कहा कि सपा हमेशा पेपर लीक मामले के मुद्दे को उठाती आई है। जब सब चले गए तो हम भी चले जाएंगे, क्योंकि पुलिस के पास कोई इंतजाम रखने का नहीं है। देखिए लगातार समाजवादी पार्टी ने, समाजवादी लोगों ने ये बात कही और आपको याद होगा कि उत्तर प्रदेश में 20 पेपर लीक हुए हैं। वो मुकाबले में दिल्ली सरकार से आगे हैं। यूपी की सरकार डबल इंजन की सरकार, उनके जो टैंक हैं वो इतने बड़े हो गए भ्रष्टाचार के जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। अगर भारत सरकार में पेपर लीक हो रहे हैं तो यूपी सरकार भी आगे है, वो भी पेपर लीक कर रही है। अगर यहाँ पेपर लीक हुए हैं तो यूपी में 20 से ज्यादा पेपर लीक हुए। इस पूरे प्रदर्शन के बीच राहुल गांधी की चोट भी चर्चा में है। कांग्रेस से लेकर तमाम नेता उनकी चोट को हाईलाइट कर उन्हें देश का नेता बता रहे हैं। बहरहाल दिन भर चला शोर अब शांत होता दिख रहा है। हालांकि खबर है कि सभी कांग्रेस सांसद बुधवार को संसद में जोरदार हंगामा कर सकते हैं और नीट पेपर लीक पर चर्चा और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर सकते हैं। देखिए, राहुल जी ने जो प्रदर्शन किया, मैं समझता हूँ वो करना चाहिए, सभी दलों को करना चाहिए, क्योंकि देश के बच्चे परेशान हैं और बच्चों की जो बातें हैं, जो उनकी मांगे हैं, वो बहुत वाजिब और जायज़ हैं। कोई ऐसी मांग नहीं जिसको जायज़ न ठहरा सको। और सरकार को चाहिए था कि जब बच्चों ने इस तरह के मूवमेंट को शुरू किया था, उसी स्टेज पर ही उनकी बात करते, उनसे उनकी मांगों को सुनते, समझते और समझने के बाद उसका समाधान करते। कोई बड़ी मांग नहीं थी बच्चों की। अगर मान लीजिए, हमने देखा है, सुना है, लोग पुराने जो परंपराएं रही हमारे लोकतंत्र में, किसी भी विभाग में अगर कोई घटना घटित होती थी तो नैतिकता के आधार पर मंत्री स्वतः इस्तीफा दे देते थे। आज तो पूरा देश आंदोलित है, उसके बाद भी मंत्री इस्तीफे की छोड़िए सरकार वार्ता भी करने को तैयार नहीं है। ये संवेदनहीन सरकार है। ये चाहते हैं कि तानाशाही, हिटलरशाही से देश चल जाएगा। ये हिटलरशाही से देश चलने वाला नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी को समझ लेना चाहिए। ये बहुत महान परंपराओं का, बहुत त्याग, तपस्या, बलिदानों के बाद हमारा लोकतंत्र आया है, जिस लोकतंत्र में हमारे संविधान जो बाबा साहब ने लिखा, सबको हक अधिकार दिया है, सबको अपनी बात कहने का अधिकार है। तो उन बातों को समझना चाहिए सरकार को, और नहीं समझेगी सरकार तो खामियाजा भुगतेगी। राहुल गांधी के धरने के बाद ने कहा कि जो स्टूडेंट की जो मुद्दे हैं उसको लेके कांग्रेस राजनीति करने की कोशिश कर रही है। देखिए, धर्मेंद्र प्रधान को तो कोई अधिकार ही नहीं कहने का। उनको शर्म आनी चाहिए कि आज हमारे 12, 18, 16 साल के बच्चे, 20, 22 साल के बच्चे, इवन जो हाई स्कूल में बच्चे हैं, उनको भी सीबीएसई पे विश्वास नहीं बचा, नीट की परीक्षा पे विश्वास नहीं बचा। एक नहीं, मैं समझता हूँ, मेरे पास डेटा है, आप कहेंगे तो दूंगा, 152 परीक्षाएं पिछले 10 सालों में पेपर लीक हुए हैं। उन्हें तो शर्म आनी चाहिए। उन्हें तो कहने का कोई अधिकार ही नहीं है, और इस सरकार में बैठे किसी को भी अधिकार नहीं है। तो ये विपक्ष की अपनी रणनीति है और संसद का मानसून सत्र चल रहा है और आज तीसरा दिन, और कल ही इस घटना के बाद इसमें विपक्ष की तरफ से ये कहा जा रहा है कि कहा गया था कि बुधवार को संसद में हम फिर से मुद्दा उठाएंगे, और आज सुबह से ही संसद की कार्यवाही चल नहीं पाई है। लेकिन आनंद जी, देखिए, सवाल अभी भी यही देखने को मिल रहा है कि 3 दिन हो गए संसद सत्र को स्टार्ट हुए, लेकिन लगातार जो है विपक्ष अपनी बातों को रखता है और संसद जो वहीं पर ही स्थगित कर दी जाती है। लगातार जो प्रोटेस्ट देखने को मिल रहा है,
यही संसद के अंदर इस पर चर्चा होनी चाहिए। और पहले ही दिन स्पीकर ने यह साफ कर दिया था कि जो मुद्दे आएंगे उन मुद्दों पर हम चर्चा कराएंगे और सबको बोलने का मौका दिया जाएगा। लेकिन अब संसद का सत्र चल रहा है, संसद में इसकी बात को लेकर चर्चा नहीं हो रही है और सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन हो रहा है। ये तो तब होता है जबकि संसद का सत्र नहीं चल रहा होता है और फिर सरकार तक अपनी आवाज पहुंचाने के लिए लोग सड़क पर उतरते हैं। बहरहाल अब देखना है कि इसको सरकार किस तरह से टैकल करती है और संसद की कार्यवाही किस तरह से सुचारू ढंग से चल पाती है। लेकिन आज एक बार फिर से हलचल है और अरविंद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चलिए जी अरविंद से बात करते हैं। अरविंद जी, लगातार जिस तरीके से ये माहौल देखा जा रहा है, तस्वीरें हम लोगों के सामने आ रही है, कल प्रदर्शन का माहौल देखा गया, आज दिल्ली में क्या कुछ स्थिति देखी जा रही है? देखिए, आज भी मानसून सत्र के तीसरे दिन है और दोनों सदन की कार्रवाई जैसे ही 11 बजे से शुरू हुई, विपक्षी दलों के जो सांसद है वो प्रदर्शन करना शुरू कर दिए। काले कपड़े पहन के जो सांसद है वो पहुंचे थे, राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी हो, अखिलेश यादव हो या फिर अन्य तरह जो भी विपक्षी दल के जो सांसद है काले कपड़े के लिबास में मकर द्वार पर नजर आए और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए नजर आए। विपक्षी दलों का आरोप है कि सरकार लोकतंत्र की हत्या कर रही है। जिस तरह से छात्रों को पीटा गया, नीट पेपर लीक हुआ है, राम मंदिर में चंदा चोरी हुई है, इन सभी विषयों पर हम सदन में चर्चा चाहते हैं, लेकिन इन चर्चा पर सरकार भाग रही है। तो कहीं ना कहीं विपक्ष का आरोप है सरकार को जिस तरह से घेरने की रणनीति विपक्ष की तरफ से बनाई गई। हालांकि सरकार की तरफ से यह भी कहा जा रहा है कि विपक्ष की जो भी मांगे हैं, जो भी चर्चा सदन के अंदर चाहते हैं, उस चर्चा के लिए हम तैयार हैं। क्योंकि कल आपने देखा होगा कि जिस तरह से दूसरे दिन प्रदर्शन हुआ, राहुल गांधी छात्रों से मिले, अस्पताल गए, अस्पताल से आते ही प्रधानमंत्री आवास के बाहर घेराव कर दिया और प्रदर्शन करना शुरू कर दिए कांग्रेस पार्टी के नेता, समाजवादी पार्टी के नेता। तो कहीं ना कहीं उस विषय को लेकर लगातार विपक्षी दल के जो सांसद हैं, छात्रों के मुद्दों को लेकर अब सड़क से लेकर सदन तक लड़ाई लड़ने की। ठीक है, सड़क से लेकर सदन तक लड़ाई विपक्ष के नेता कर रहे हैं, अपनी बात को सरकार पर दबाव बनाने के लिए कोशिश भी कर रहे हैं। लेकिन अब सवाल यह है ना कि संसद की कार्यवाही चल रही है, तीसरे दिन भी जो स्थिति है उससे लग नहीं रहा है कि कार्यवाही सुचारू ढंग से चल पाएगी। बिल पेश किया गया लेकिन उस पर चर्चा नहीं हो पाई। सरकार की तरफ से क्या कोई पहल, स्पीकर की तरफ से क्या कोई पहल? ये तो कहा जा रहा है कि हाँ हम चर्चा कराएंगे, उनको अपनी बात रखने का मौका भी देंगे, लेकिन वाकई कुछ हो रहा है कार्य मंत्रणा समिति की तरफ से, स्पीकर की तरफ से, सरकार की तरफ से कोई पहल, या आरोप प्रत्यारोप का दौर ही चल रहा है? देखिए आनंद जी, जिस तरह से कल राहुल गांधी या फिर विपक्षी सांसदों को ओम बिरला अपने चेंबर में बुलाए थे सदन की कार्रवाई को सुचारू रूप से चलाने के लिए वो सहयोग मांगे थे, तो संसद के जो सत्र है, इस सत्र के दौरान राहुल गांधी ने लोकसभा स्पीकर से उन्होंने मांग की थी कि सर हम चाहते हैं कि छात्रों के हित को लेकर सदन में चर्चा हो, नीट पेपर पर चर्चा हो। लेकिन स्पीकर की तरफ से जो कहा गया, राहुल गांधी ने मीडिया के आगे बाहर बताया कि वो स्पीकर सर ने कहा है कि हम सरकार से पूछ के बताएंगे कि हम किस किस विषय पर चर्चा करेंगे। तो कहीं ना राहुल गांधी लोकसभा अध्यक्ष को भी अब सवाल खड़ा कर रहे हैं कि जो घर के मालिक ही अब सरकार से पूछकर संसद चलाने की जो बात कर रहा है, तो इसमें लोकतंत्र बचा कहा है। ठीक है, एक जरा जल्दी से अरविंद ये भी बता दीजिए कि ये खबर आ रही है कि जंतर मंतर के आसपास के जितने मेट्रो स्टेशन हैं उनको बंद कर दिया गया है, ये इसके बारे में जरा जानकारी दे दीजिए। आनंद जी, सुरक्षा की दृष्टि को देखते हुए दिल्ली पुलिस की तरफ से डीएमआरसी को निर्देश दिया गया था कि 16 मेट्रो स्टेशन जो संसद के अगल बगल के जितने भी मेट्रो स्टेशन है उसको सबको बंद कर दिया जाए, क्योंकि जिस तरह से छात्र जंतर मंतर पर पहुंच रहे थे और जिस तरह से उनका प्रदर्शन चल रहा है, तो उसको ध्यान में रखते हुए सुरक्षा के दृष्टिकोण की जो छात्र है वो प्रदर्शन करने जंतर मंतर पहुंच रहे हैं, संसद की तरफ से ना है, इसके लिए सभी मेट्रो स्टेशन को बंद कर दिया गया है। तो ऐसे में अब लगातार जो छात्र हैं वो अब जंतर मंतर पर कम पहुंचे, इसलिए दिल्ली पुलिस की तरफ से ऐसा किया गया है और डीएमआरसी ने उनसे जो आदेश है दिल्ली पुलिस मुख्यालय की तरफ से है उसका पालन करते हुए हर एक गेट को बंद कर दिया गया। वहां पर स्पीकर चमका दिया गया है कि अस्थायी रूप से ये मेट्रो सेवा। ठीक है, बहुत शुक्रिया अरविंद हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप नजर बनाए रखिए, हम आपसे आगे भी अपडेट वहां की जो सिचुएशन है उसके बारे में लेते रहेंगे। शुक्रिया अरविंद। तो अरविंद ये बता रहे हैं मानसी कि अभी भी वहां पर स्थिति जो है वो तनावपूर्ण ही है, एक तरह से कह सकते हैं कि जंतर मंतर पर भी छात्र पहुंच रहे हैं अपनी मांगों को लेकर, जो सीजेपी का उनको हटाया भी जा रहा, फिर वो आ रहे हैं, इकट्ठा हो रहे हैं। दूसरी तरफ सांसद जो विपक्षी दलों के हैं उन लोगों का अपना मोर्चा खुला हुआ है सरकार के खिलाफ।
बिल्कुल आनंद जी, लगातार जो है प्रदर्शन कहीं ना कहीं जो है बढ़ता हुआ ही नजर आ रहा है। और अगर दिल्ली प्रशासन की बात की जाए तो कहीं ना कहीं आनंद जी ये भी देखा जा रहा है प्रशासन जो है इस प्रदर्शन को लेकर के पूरी तरीके से अलर्ट होता हुआ भी नजर आ रहा है। तो वही इसी बीच नजर डालते हैं अगली खबर की ओर। अब बात करते हैं पूरे उत्तर प्रदेश की, जहां समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को जो है मंगलवार को हिरासत में लिए जाने के बाद प्रदेश की सियासत जो है एक बार फिर से पूरी तरीके से गर्मा चुकी है। तो वही लखनऊ स्थित सपा के राज्य मुख्यालय के बाहर जो है कार्यकर्ताओं और नेताओं ने अखिलेश यादव और सांसद डिंपल यादव के समर्थन में बड़े बड़े होर्डिंग लगाए, बैनर लगाए हैं। और इन पोस्टरों में पार्टी नेतृत्व के प्रति समर्थन जताने के साथ साथ लोकतंत्र और जनहित से जुड़े संदेश भी लिखे गए हैं। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का कहना है कि वो अपने नेताओं के साथ मजबूती से खड़े हैं और किसी भी राजनीतिक कार्रवाई का वो विरोध करेंगे। और तो वही आनंद जी, साफ तौर देखो ये भी कहा जा रहा है कि पोस्टर लगाए जाने के बाद से जो है पार्टी कार्यालय के बाहर कार्यकर्ताओं की गतिविधियां जो है कहीं ना कहीं बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो वही दूसरी ओर लखनऊ में आज जो है कांग्रेस कार्यालय के सामने बीजेपी प्रदर्शन करने की तैयारी में पूरी तरीके से जुटी हुई है। बीजेपी कार्यकर्ता कांग्रेस और विपक्ष के खिलाफ जो है अपना विरोध दर्ज कराएगी और दोनों नेताओं के बीच जो है दोनों दलों जो है अपने आमने सामने आने से राजनीति का माहौल जो है पूरी तरीके से कहीं ना कहीं गरमाया हुआ नजर आ सकता है। और इस पूरी घटनाक्रम पर प्रशासन भी अलर्ट मोड में है कि किसी भी तरह की कोई अप्रिय घटना न हो। विरोध हो रहा है और सड़क पर समाजवादी पार्टी अपने नेताओं के समर्थन में पोस्टर्स लगा रही हैं और उनके समर्थन में वो अपने आप को खड़ा दिखा रहे हैं। तो दूसरी तरफ जो स्थितियां और परिस्थितियां राजधानी दिल्ली में देखी जा रही हैं उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता भी सड़क पर उतरे हुए हैं। तो ये पॉलिटिक्स जो है पोस्टर की ना वो तेज हो गई है, क्योंकि इसलिए भी कि उत्तर प्रदेश में अगले साल चुनाव होने वाले हैं। 6 महीने का भी कम वक्त है, तो हर जो राजनीतिक कलर है वो उत्तर प्रदेश में उसका असर जरूर दिखाई दे रहा है। अजहर खान हमारे संवाददाता लखनऊ से इस वक्त जुड़े हुए हैं। अजहर से हम इसको लेकर चर्चा करेंगे कि क्या है वहां पर स्थिति, बीजेपी के प्रदर्शन जो चल रहे हैं उस प्रदर्शन का क्या रंग दिखाई दे रहा है। उधर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और डिंपल यादव सीजेपी के मार्च में वो शामिल हुए, उन्हें हिरासत में लिया गया। कल राहुल गांधी के मार्च में भी समाजवादी पार्टी वहां पर थी। तो इस तरह की जो पॉलिटिक्स चल रही है उसको लेकर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता काफी उत्साहित हैं और उनको लग रहा है कि चुनाव है तो चुनाव में इससे एनर्जी मिल रही है और उनका बूस्टअप भी हो रहा है। और कहीं ना कहीं आनंद जी देखो आज तो ये साफ होता हुआ नजर आ रहा है कि जिस तरीके से बीजेपी ने कहा कि अगर तुम कम नहीं हो तो हम भी कम नहीं है, और देखो आज वो भी प्रोटेस्ट करने वाली है। और वो भी देखो आपने कल जिस तरीके से तस्वीरें देखी थी आनंद जी, हम लोगों ने सपा और कांग्रेस जाकर के पीएम आवास पर प्रदर्शन कर रहे थे, वहां पर मार्च निकाल रहे थे। तो आज उसी तरीके से बीजेपी जो है कांग्रेस कार्यालय के बाहर प्रदर्शन करेगी, तो वो तस्वीरें देखेंगे किस तरीके से वो तस्वीरें हम सभी के सामने आती है। बिल्कुल, और तस्वीरें तो दिखाई दे रही हैं, लेकिन जो वहां एक पूरे इस मामले में यह भी चल रहा था कि एक विपक्ष इंटैक्ट होकर दिखाई दे रहा था, तो उसके अगले ही दिन विपक्ष में कई हिस्से बंटते हुए दिखाई दिए, क्योंकि अरविंद केजरीवाल का कांग्रेस पर प्रहार कि राहुल गांधी अकेले अलग हो गए और वो प्रधानमंत्री आवास पर जाकर वो विरोध करने लगे, तो सीजेपी का जो आंदोलन है उसको कमजोर करने की कोशिश हो रही है। लेकिन इन सब के बीच एक और मुद्दा है जिसको लेकर विपक्ष संसद में उठाने की और इस पर चर्चा करने की मांग कर रहा है। और इससे पहले सत्र के पहले भी वो लगातार विपक्ष इसको लेकर सरकार पर, उत्तर प्रदेश की या फिर केंद्र की सरकार पर आरोप लगाते रहा है। राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का मामला, और इसी से जुड़ी एक खबर अयोध्या से आ रही है कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की आज अहम बैठक होने वाली है और इस बैठक में मंदिर की व्यवस्थाओं को लेकर कई बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। बैठक में ट्रस्ट के संगठनात्मक ढांचे को मजबूत करना और जो प्रशासनिक व्यवस्था है उसमें बदलाव और खाली पड़े महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्ति को लेकर मंथन होने की संभावना जताई जा रही है। और कहीं ना कहीं आनंद जी ये भी कहा जा रहा है कि सूत्रों के हवाले से ये भी खबरें सामने आई है कि ट्रस्ट के जो नए महासचिव होने वाले हैं उनके नाम पर चर्चाएं भी हो सकती है इस दौरान, और नई चेहरे की घोषणा की होने की संभावनाएं भी जताई जा रही है। तो वही अगर बात करें पूर्व महासचिव चंपत राय और ट्रस्ट सदस्य डॉक्टर अनिल मिश्रा की, तो उनके इस्तीफे के बाद जो है रिक्त हुए पदों को जो है भरने के का भी जो है
फैसला ये भी लिया जा सकता है। और साथ ही साथ बताया ये भी जा रहा है कि हाल ही में सामने आई चढ़ावा चोरी प्रकरण के बाद से जो ट्रस्ट अपनी व्यवस्थाओं को और ज्यादा सख्त करने की तैयारी में जुटा हुआ नजर आ रहा है। मंदिर में बैठक में जो मंदिर की जो है जितनी वित्तीय निगरानी है, जवाबदेही है और कार्यप्रणाली को अधिक पारदर्शी बनाने पर भी जो है इस दौरान चर्चाएं होने की संभावना जताई जा रही है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की ये बैठक जो होने वाली है वो 2 चरणों में होगी। पहले सत्र में खाली पदों पर चयन को लेकर विचार विमर्श किया जाएगा, जबकि दूसरा सत्र जो होगा उसमें मंदिर प्रशासन और अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होगी। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के बाद ये बैठक इसलिए भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है मानसी, क्योंकि इससे मंदिर के आगे की व्यवस्थाओं और प्रशासनिक दिशा की तस्वीर साफ हो सकती है। तो इस पूरे मामले को लेकर मामला एसआईटी का गठन हुआ राज्य सरकार की तरफ से, और राज्य सरकार ने एसआईटी का जो गठन किया उसने अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट सौंपी। मामला कोर्ट में गया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक आईपीएस के नेतृत्व में एसआईटी का पुनर्गठन किया जाए। अब सरकार उसका नई एक एसआईटी का पुनर्गठन करेगी। और इस बीच जो लोग हैं उन लोगों का, वो ट्रस्ट के जो मेंबर्स हैं और जो पदाधिकारी हैं, उन लोगों को भी बदलने की बात चल रही। तो उम्मीद ये की जा रही है कि चंपत राय की जगह पर कोई नया महासचिव होगा, और जो नया महासचिव के नाम की चर्चा चल रही है उसमें वीएचपी के महासचिव का नाम सामने आ रहा है। बहरहाल अब क्या फैसला होता है उस पर हमारी नजर है और हम अपने दर्शकों को भी बताएंगे। चलिए आनंद जी, अब दूसरी खबर पर बात करते हैं। बात करते हैं उत्तर प्रदेश की सियासत के बारे में, जहां सियासत में जो संगठन को मजबूत करने की कवायद जो है कहीं ना कहीं तेज होती हुई नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी जो है प्रदेश की सभी 403 विधानसभा सीटों को एक साथ बूथ सम्मेलन का जो है आयोजन हो रहा है, और इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य जो है जितने भी बूथ स्तर के संगठन को और ज्यादा मजबूत करना तथा बता दें बूथ अध्यक्ष को सक्रियता का सत्यापन करना है। सम्मेलन के दौरान पार्टी ये भी परखेगी कि कौन से बूथ अध्यक्ष, ये सम्मेलन चल रहा है और इस सम्मेलन के दौरान ये पार्टी परखने की कोशिश कर रही है कि कौन से बूथ अध्यक्ष वास्तव में सक्रिय हैं और संगठन के कामों में लगातार जुड़े हुए हैं। बूथ अध्यक्षों से बूथ प्रबंधन यानी कि बूथ मैनेजमेंट, कार्यकर्ताओं की सक्रियता, संगठनात्मक गतिविधियों और आगामी विधानसभा के चुनाव की तैयारियों को लेकर भी चर्चा इस सम्मेलन के दौरान की जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस बूथ सम्मेलन में शामिल हो रहे हैं। वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और राज्य सरकार के मंत्रियों की अलग अलग जिलों की जिम्मेदारी दी गई है और वो लोग वहां पर बूथ सम्मेलन से जुड़े हुए हैं और उसमें शामिल हुए हैं। कार्यकर्ताओं और बूथ पदाधिकारियों के साथ वो बैठक कर रहे हैं। बीजेपी इस पूरे अभियान को विधानसभा चुनाव की रणनीतिक तैयारी के तौर पर देख रही है और उसी को लेकर ये पूरा बूथ सम्मेलन हो रहा है। चुनाव अभियान को पूरी तरह से तैयार करने को लेकर है कि अपनी तैयारी का आकलन, क्योंकि यह भी कहा जाता है ना मानसी कि जो बूथ जीत लिया वो चुनाव जीत लिया, तो इसलिए बूथ मैनेजमेंट पर भारतीय जनता पार्टी का बहुत काम करना होता है। कहीं ना कहीं आनंद जी ये कह सकते हैं कि बीजेपी सरकार जो है पूरी तरीके से विधानसभा चुनाव के लिए सक्रिय होते हुए नजर आ रही है। तो बसंत चलिए अपने रिपोर्टर के पास चलते हैं। हमारी रिपोर्टर पैच है बसंत मिश्रा। बसंत, जिस तरीके से आज इस बूथ सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है, क्या कुछ इसका उद्देश्य है? देखिए बिल्कुल आज 403 विधानसभा सीटों पर बूथ सम्मेलन किया जा रहा है, जहां पर बूथ अध्यक्षों की पहचान होगी कि आखिर में वहां पर जो बूथ अध्यक्ष हैं किस तरह से कार्य कर रहे हैं, उनकी क्या रणनीति है। चूँकि बीजेपी को बहुत अच्छे से पता है कि हर बूथ को अगर मजबूत करना है तो पहले वहाँ के कार्यकर्ता हो चाहे बूथ अध्यक्ष हो, उनको एक्टिव करना होगा। उसी सिलसिलेवार आज 403 विधानसभा सीटों पर इसका लगातार जो सम्मेलन होगा और इस सम्मेलन में लगभग पूरे प्रदेश में अलग अलग जिलों में जाकर के जो उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं, जो बड़े पदाधिकारी हैं, वो अलग अलग जिलों में जाकर के अलग अलग बूथों से जुड़ेंगे, संवाद करेंगे। साथ में इसी कड़ी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर से जुड़ेंगे। चूंकि प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी को सीतापुर से जुड़ना था, लेकिन
उनका किन्हीं कारणों की वजह से कार्यक्रम निरस्त हो गया। चूंकि लखनऊ में भी उनका एक कार्यक्रम था तो वहां पहुंचेंगे, लेकिन बीजेपी चाहती इस बार जो बूथ, पिछली बार जो बूथ हारी थी, जो सीटें हारी थी, उसको भी किस तरह से मजबूत करना है। उसी कड़ी में आज ये बड़ा सम्मेलन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किया जा रहा है और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की जाएगी, एक रणनीति तय की जाएगी आखिर किस तरह से जीता जाए, और वहाँ पर जो कार्यकर्ता नाराज चल रहे हैं उनकी भी बात सुनी जाएगी, उनको लेकर के भी लगातार बूथ स्तर पर काम किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये बड़ा बूथ सम्मेलन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आज प्रदेश भर में किया जा रहा है जी। और भारतीय जनता पार्टी बूथ का जो मैनेजमेंट है उस पर बहुत ध्यान देती है, और ये 2014 से कुछ ज्यादा ही उस पर सक्रियता, और उसका नतीजा भी देखने को मिला। उसका तो नारा ही है कि जो बूथ जीता वही चुनाव जीत गया। उस लिहाज से अगर ये देखा जाए कि 2027 का जो विधानसभा चुनाव है उसके लिए तैयारी पूरी है, क्या इसमें कुछ बदलाव भी हो सकता है? आज जो बैठक है, आज जो सम्मेलन जिसको भारतीय जनता पार्टी कह रही है, उसमें कुछ लोगों को हटाया भी जा सकता है, कुछ चेहरे बदले भी जा सकते हैं। बिल्कुल आनंद जी, देखिए बिल्कुल आज बूथ स्तर पर जो सम्मेलन हो रहा है उसमें कई सारे ऐसे चेहरे हैं जो बूथ अध्यक्ष बने हुए हैं, उनके द्वारा कोई कार्य संगठन को लेकर के नहीं किया जा रहा है, तो उनका बदलाव भी किया जाएगा। इसीलिए उसका एक नारा भी रखा गया है, बूथ अध्यक्ष की असली और नकली पहचान। उसी के कार्यक्रम को लेकर के आज बूथ स्तर पर ये सम्मेलन किया जा रहा है। और साथ में जो कार्यकर्ता हैं जो कि बूथ अध्यक्ष अपने बूथ पर नहीं रहते हैं, वहाँ पर किस तरह की रणनीति तैयार करें, नहीं कर पा रहे हैं, तो वहाँ पर उनको भी बदला जाएगा। क्योंकि बीजेपी को लगता है कि 2027 का चुनाव उनके लिए बहुत अहम है, क्योंकि जिस तरह से समाजवादी पार्टी लगातार हमलावर हो रही हो, चाहे राम मंदिर चढ़ावा हो, चाहे बच्चों का नीट पेपर हो, उसको लेकर के हमलावर हो, तो बीजेपी चाहती है इस बार हर बूथ को मजबूत किया जाए। उसी कड़ी में आज बूथ अध्यक्षों का एक बड़ा सम्मेलन रखा गया। साथ में एक रणनीति तय की जाएगी कि जो बूथ अध्यक्ष होंगे वो किस तरह से कार्य करेंगे, जो कार्यकर्ता पहुंचेंगे उनकी क्या सुनवाई होगी। साथ में ये भी तय करेंगे कि अगर काम नहीं कर पा रहे हैं तो उनको हटाने का भी बीजेपी संगठन के द्वारा काम किया जाएगा जी। चलिए, बहुत शुक्रिया वसंत हमारे साथ जुड़ने के लिए, और इस सम्मेलन के बाद एक बार फिर हम आपसे जुड़ेंगे और जानेंगे कि क्या चर्चा हुई और किन किन बातों का निर्देश पार्टी की तरफ से बूथ के जो अध्यक्ष हैं या दूसरे जो पदाधिकारी हैं उन लोगों को दिया गया। तो वही बात करते हैं मध्य प्रदेश की विधानसभा की, जहां विधानसभा के मानसून सत्र में जो है मंगलवार को यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल भारी हंगामे के बीच जो है पारित हो गया था। बिल पर चर्चा के दौरान जो है सदन में करीब 2 घंटे के बीच जो है बहस हुई। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जो है तीखी बहस और हंगामे देखने को मिला। तो वही विपक्ष के विरोध के बावजूद जो है सरकार ने बहुमत आधार पर बिल को जो है कहीं ना कहीं आनंद जी मंजूरी दे दिया है। बिल्कुल, और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इसे मध्य प्रदेश के इतिहास का एक ऐतिहासिक क्षण बताया है, और उन्होंने कहा कि यह कदम राज्य में समानता और एकरूपता की दिशा में महत्वपूर्ण साबित होगा। वहीं विपक्ष ने बिल को लेकर अपनी आपत्तियां दर्ज कराते हुए सरकार पर जल्दबाजी में निर्णय लेने का आरोप लगाया। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। मध्य प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र में मंगलवार को यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल भारी हंगामे के बीच पास हो गया। बिल पर चर्चा के दौरान करीब 2 घंटे तक सदन में जोरदार हंगामा होता रहा। इसके बावजूद सरकार ने बहुमत के आधार पर बिल पारित करा लिया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इसे मध्य प्रदेश के इतिहास का एक ऐतिहासिक पल बताया है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि यूसीसी बिल का पास होना राज्य के 8.5 करोड़ लोगों के लिए एक सुनहरा दिन है। और उन्होंने कहा कि विधानसभा में इस कानून का लागू होना एक देश, एक संविधान, एक झंडा, एक नेता के विजन के प्रति सच्चे कमिटमेंट को दर्शाता है। प्रदेश की आधी आबादी के पक्ष में एक समान नागरिक कानून का लागू होना हमारे सबके लिए संविधान की आत्मा का एक तरह से यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जो लोकतंत्र को दुराने का अभियान चल रहा है, उसमें से सबसे बड़ा अभियान आज मध्य प्रदेश में सबसे बड़ी आबादी के राज्य ने इसको प्राप्त किया है। मैं अपनी ओर से करूं। मोहन यादव के अलावा बीजेपी के विधायकों ने भी बिल पास होने को ऐतिहासिक बताया और राज्य के लोगों के लिए सरकार को हितकारी बताया है। अगर कांग्रेसियों में हिम्मत हो तो आदिवासी क्षेत्रों में जाके बताना क्यों विरोध किया है। आदिवासी ये समझ गया कि इन्हें विरोध नहीं किया, इनने मुस्लिम तुष्टीकरण के साथ विरोध किया है। आदिवासी को तो इस बिल से बाहर रखा है, फिर भी आदिवासी के रक्षा नहीं की इन्हें, और इसलिए कांग्रेस इस तुष्टीकरण की नीति में फंस चुकी है। कांग्रेस 47 में भी मुसलमानों के सामने घुटने टेके थे, कांग्रेस ने आज भी मुसलमानों के सामने घुटने टेके हैं। 2 मुस्लिम विधायकों के चक्कर में कांग्रेस के 60-65 हिंदू विधायकों की बलि चढ़ गई है,
और अब हिंदुस्तान और मध्य प्रदेश के हिंदुओं ने देख लिया है कि कांग्रेस के जितने भी विधायक हैं ये मुस्लिम तुष्टीकरण अपनाते हैं। 47 में जिन्ना के सामने घुटने टेके तो विभाजन हुआ, आज भी यूसीसी बिल आया तो इनने घुटने टेक दिए। देखिए, बिल बहुत अच्छे से ध्वनिमत से पारित किया सत्ता पक्ष ने, और मुख्यमंत्री जी के साथ जय जय श्री राम के नारे भी लगाए, आप देख रहे थे। विपक्ष ने आज बड़ी चतुराई से काम किया, बड़े ही दोहरे चरित्र से काम किया कि विरोध भी ना हो और उसका पक्ष भी ना कर पाए, इसलिए उन्होंने वॉकआउट भी नहीं किया। हमेशा छोटी छोटी चीज को वॉकआउट करते हैं, आज वॉकआउट नहीं किया क्योंकि उनके अंदर ही विरोध था। उनके ही आदिवासी विधायक चाहते थे कि बिल का समर्थन करें, क्योंकि आदिवासियों को हम लोगों ने छोड़ के रखा है इस बिल में, लेकिन वो दो मुस्लिम विधायक और अन्य लोगों के कहने पर उन्होंने इस बिल का विरोध किया। देखिए, जो यूसीसी बिल है ये संविधान के अंदर अनुच्छेद 14 और 44 के अंदर इस बात का साफ उल्लेख है कि समान नागरिक संहिता के विषय में राज्य सरकारें उसे इंडीवर कर सकती हैं, और आज वही काम मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने किया है। देखिए, यूसीसी का बिल बहुत लॉन्ग अवेटेड था बहुत समय से, और ये कहिए कि सन 1900 जब संविधान सभा की बैठक हुई 48 में, उसके बाद से ही लगातार किसी न किसी रूप पर इस पर बहस होती रही है। कई बार सुप्रीम कोर्ट ने और हाई कोर्ट ने भी इस पर अपनी सहमति दी और कहा और सरकारों को आगाह किया है कि संविधान के अनुच्छेद 44 का पालन करें और समान नागरिक संहिता लागू करें, लेकिन कांग्रेस तुष्टीकरण के कारण इस पर कोई कदम अभी तक नहीं उठा रही थी, और आखिरकार जनता ने ये मैंडेट हमको दिया है। भारतीय जनता पार्टी का बहुत शुरू से ही जब जनसंघ था तब से 3 मुद्दे थे, राम मंदिर, धारा 370 और समान नागरिक संहिता। जबकि विपक्षी नेताओं ने बिल पास होने के बाद दिल्ली और राज्य की मोहन यादव की सरकार पर निशाना साधा और कहा कि बीजेपी सिर्फ आरएसएस के एजेंडे को हवा देना चाहती है। जब 21वां लाख देश का इसके न्यायमूर्ति सेवानिवृत्त सुप्रीम कोर्ट के जज उस कमेटी ने कह दिया देश के अंदर यूसीसी की आवश्यकता अभी नहीं है, ये स्पष्ट है। और ये जो आयोग बना था ये मोदी जी के समय बना, तो जब दिल्ली में आप पास नहीं करा पाए वो आयोग नहीं, आप अनुशंसा नहीं मान रहे, पीछे के रास्ते से आरएसएस का पूरा एजेंडा पूरा करना चाहते हैं। हमारी मांग है इसमें प्रवर समिति को दिया जाए। देखिए, मैंने संशोधन दिया, आपने संशोधन गिरे करके आपने मुझे अवसर दिया बोलने का। मैंने उनसे कहा कि आर्टिकल 29 का वायलेंस हो रहा है और 29 का वायलेंस नहीं होना चाहिए। ये एक धारा से दूसरी धारा टकरा रही है, क्रिमिनल हो रहा है, सिविल से आप क्रिमिनल में ला रहे हो, ये उचित नहीं है। 2 घंटे तक पूरा विपक्ष गदर करता रहा, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई सदन में, और जबरिया एक तरफा बिल पारित कराए, ये गलत है, इसकी हम निंदा करते हैं। एमपी में यूसीसी बिल पास कराकर बीजेपी गदगद है। खुद सीएम ने विधानसभा के अंदर हिंदुत्व के नेतृत्व का आह्वान किया और जय श्री राम के नारे भी लगाए। दरअसल मध्य प्रदेश कैबिनेट ने एक बैठक में यूसीसी बिल 2026 के ड्राफ्ट को एकमत से मंजूरी दी थी और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई इस कैबिनेट बैठक में बिल को अंतिम रूप दिया गया है। इसके बाद इसे विधानसभा के मानसून सत्र में पेश किया गया, जो कि पास हो गया। उत्तराखंड में भी यूसीसी बिल पास हुआ, उसके बाद फिर मध्य प्रदेश में यूसीसी बिल पास हुआ, वहां भी सियासत इसको लेकर हो रही है, विपक्ष की तरफ से यहां भी आपत्तियां उठाई जा रही हैं। बहरहाल सरकार इस पर अपनी तरफ से जवाब देगा कि क्या क्या जो पॉइंट्स हैं, उन पॉइंट्स को लेकर जो उनके अपने सवाल हैं, उन सवालों का जवाब सरकार को देना है कि किसी को कोई नुकसान नहीं होगा, कानून का पालन सबको करना होगा। चलिए एक बार फिर से रुक करते हैं जरा उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश की सियासत तो हमेशा गरमाई ही रहती है, और रामपुर की बात जब होती है तो रामपुर में तो सियासत हमेशा से गर्म रहती है। आजम खान का नाम जब आता है तो उसके बाद सत्ता पक्ष यानी कि आज का सत्ता पक्ष भारतीय जनता पार्टी और विपक्ष समाजवादी पार्टी के बीच आपस में वार प्रतिवार शुरू हो जाता है। वही रामपुर से, उसी रामपुर से इस वक्त ये बड़ी खबर, राजनीतिक खबर सामने आ रही है। समाजवादी पार्टी का 28 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल रामपुर कल पहुंचने वाला है और समाजवादी पार्टी का ये डेलीगेशन जौहर यूनिवर्सिटी से जुड़े ध्वस्तीकरण आदेश की कार्रवाई को लेकर है। जिलाधिकारी से ये प्रतिनिधिमंडल मुलाकात करेगा और अपनी आपत्तियों को लेकर
जिलाधिकारी यानी कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपेगा। बिल्कुल। और कहीं ना कहीं आनंद जी ये भी बताया जा रहा है कि समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता जो है माता प्रसाद पांडे की अगुवाई में जो है ये पूरा प्रतिनिधिमंडल जो है रामपुर पहुंचेगा। इस प्रतिनिधिमंडल में सपा के विधायक, पूर्व विधायक, प्रदेश महासचिव समेत लगभग 28 प्रमुख नेता जो है इसमें शामिल बताए जा रहे हैं। तो वही सपा नेताओं का इसमें साफ तौर पर कहना है कि जौहर यूनिवर्सिटी मामले में जो है प्रशासन की कार्रवाई को लेकर के पार्टी अपना पक्ष जो है वो मजबूती से रखेगी। प्रतिनिधिमंडल जिलाधिकारी के समक्ष अपनी मांगें और आपत्तियों को दर्ज कराएगा। समाजवादी पार्टी के इस दौरे को लेकर रामपुर में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है और प्रशासन भी प्रतिनिधिमंडल के आगमन को देखते हुए तैयारियों में जुटा हुआ है। माना यह जा रहा है कि जिलाधिकारी से मुलाकात के बाद समाजवादी पार्टी इस मामले को लेकर अब आगे की रणनीति तय कर सकती है। फिलहाल सभी की नजरें टिकी हुई हैं जो कल मुलाकात होने वाली है प्रतिनिधिमंडल के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधिमंडल यानी डेलीगेशन और प्रशासन के बीच क्या बातचीत होगी ये तो पता चलेगा बातचीत के बाद ही। लेकिन हमारे संवाददाता अभी वसंत जुड़े हुए हैं इस पूरे मामले को लेकर। वसंत, जरा बताइए आप कि समाजवादी पार्टी की क्या तैयारी है, क्योंकि सरकार की तरफ से तो ये कहा गया कि भाई 15 दिन का समय दे रहे हैं, 15 दिन में जो अवैध जमीन पर यूनिवर्सिटी की जितनी बिल्डिंग्स हैं उनको आप ध्वस्त कर दीजिए, नहीं तो फिर उसके बाद सरकार की तरफ से कार्रवाई होगी, प्रशासन की तरफ से कार्रवाई होगी। बिल्कुल आनंद जी, देखिए एक समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन रामपुर पहुंचेगा। करीब 15 दिन का डीएम के द्वारा एक नोटिस दिया गया था ये जौहर यूनिवर्सिटी को गिराने का। उसी कड़ी में 28 सदस्यों का जो डेलीगेशन पहुंचेगा जिसकी अध्यक्षता माता प्रसाद पांडे कर रहे हैं। उसमें विधायक भी हैं, कुछ पूर्व विधायक, कुछ प्रदेश स्तर के भी नेता उनको शामिल किया गया है। तो कहीं ना कहीं लगातार सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा था कि जो जौहर यूनिवर्सिटी बनी हुई है जो नजूल की ज़मीन पर बनी हुई है, अवैध रूप से बनी है, उसको गिराया जाना है। उसी कड़ी में लगातार समाजवादी पार्टी के लोग कह रहे थे कि जो यूनिवर्सिटी जब बनाई गई थी तो पेपर के आधार पर देख करके उसको बनाया गया था, लेकिन अब सरकार कहीं ना कहीं मनमानी कर रही है और उसको गिराने का काम कर रही है। और सरकार जबकि चाहती तो वो बच्चों के भविष्य के लिए बनाई गई थी, चूँकि बच्चे वहाँ पर अच्छी शिक्षा ले सके, लेकिन सरकार का मकसद को दूसरा है, उसको गिराने का है। तो ऐसे में उसी कड़ी में कल एक 28 लोगों का डेलीगेशन रामपुर पहुँचेगा। जो ट्रस्ट से जुड़े लोग उनसे मुलाकात करेगा, साथ में जो आजम खान के परिवार के लोग उनसे मुलाकात करेगा। तो कहीं ना कहीं लगातार समाजवादी पार्टी की तरफ से भी कहा जा रहा था कि आजम खान को और उनके परिवार को लगातार परेशान किया जा रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है। उसी कड़ी में अब जौहर यूनिवर्सिटी को भी गिराने का काम सरकार करने जा रही है। तो उसी कड़ी में कल एक डेलीगेशन रामपुर पहुंच रहा है। जी बसंत, माता प्रसाद पांडे की अगुवाई में जो जितने भी डेलीगेशन पहुंच रहे हैं उनमें से कौन कौन से नेता शामिल बताए जा रहे हैं? देखिए, अगर बात की जाए कि इस डेलीगेशन में शामिल होने के लिए तो कई ऐसे विधायक हैं जो मौजूदा विधायक हैं, तो चाहे माता प्रसाद पांडे हों, चाहे आपके रविदास मेहरोत्रा, तो ऐसे तमाम सारे जो बड़े वरिष्ठ नेता हैं उनको भेजा गया है। वहाँ पर डेलीगेशन के रूप में एक कमेटी बना करके भेजा जा रहा है जहाँ पर वो पहुँचेंगे और वहाँ पर डीएम से भी मुलाकात करेंगे कि आखिर आपने जो 15 दिन का नोटिस दिया था उसको गिराने का दिया था, किस अधिकार से दिया था, आखिर मानक क्या है, जो ज़मीन आप फर्जी दिखा रहे हैं तो उसके दस्तावेज भी डेलीगेशन जा करके चेक करेगा। तो कहीं ना कहीं लगातार समाजवादी पार्टी की तरफ से कहा भी जा रहा था कि सरकार को एक बार फिर से विचार करना चाहिए, क्योंकि जब यूनिवर्सिटी बनती है तो क्षेत्र का विकास होता है, बच्चों के भविष्य का विकास होता है। लेकिन अब अगर सरकार उसको गिराएगी, चूँकि सरकार का पैसा भी उसमें करीब 400 करोड़ रुपए से ज़्यादा लगाए, अगर गिराएगी तो उसको हासिल कुछ नहीं होने वाला है। उसको सुचारू रूप से सारे कागज़ देख करके अगर उसको फिर से चलाया जाए, लोगों को शिक्षा दी जाए, आसपास जो छात्र पढ़ने आएंगे तो उनके भविष्य के लिए बेहतर होगा। लेकिन उसको गिराना कोई सरकार का अगर मकसद है तो उसको गिराएंगे तो उसके खिलाफ हम लोग प्रोटेस्ट भी करेंगे और समाजवादी पार्टी के लोग हमेशा आजम खान के साथ खड़े भी रहेंगे। अब एक सवाल इसमें यह है वसंत कि देखिए, अब सरकार की तरफ से नोटिस दे दिया गया, 15 दिन का समय दे दिया गया, अगर वो नहीं गिराते हैं तो फिर सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से ध्वस्तीकरण की कार्रवाई होगी, बुलडोजर चलेगा। अब समाजवादी पार्टी को इस पर आपत्ति है। समाजवादी पार्टी कह रही है कि हमारा प्रतिनिधिमंडल जाएगा और हम अपना ज्ञापन देंगे। यहां पर अगर इसका वाकई विरोध करना है तो फिर उनको इस स्थिति में कोर्ट जाना चाहिए, न्यायालय जाना चाहिए कि भाई ये तो गलत है,
क्योंकि मामला कोर्ट में भी रहा है ये पूरा मामला, और फिर उसके बाद अब ये फैसला सरकार की तरफ से लिया गया है। तो ये एक खाना पूर्ति समाजवादी पार्टी की तरफ से की जा रही है, या वाकई सीरियस है समाजवादी पार्टी? कोर्ट का रुख क्यों नहीं कर रही है इस फैसले के खिलाफ, सरकार के इस फैसले के खिलाफ? देखिए बिल्कुल आनंद जी, चूँकि जब समाजवादी पार्टी की तरफ से जब नोटिस जौहर यूनिवर्सिटी को दिया गया था गिराने का, तो समाजवादी पार्टी की तरफ से एक बयान जारी हुआ था कि ये सरासर नाइंसाफ़ी है, आजम खान को और उनके परिवार को परेशान किया जा रहा है। अगर बुलडोजर कार्रवाई होती तो समाजवादी पार्टी आजम खान के साथ रहेगी। यूनिवर्सिटी के खिलाफ जौहर यूनिवर्सिटी को लेकर के जो भी औपचारिक जो भी करना होगा उसको कर सकेंगे, और उसी कड़ी में आजम खान से मिलने का लिए एक डेलीगेशन जाएगा। डीएम से जरूर मुलाकात की जाए, लेकिन साथ में ये भी कहा गया था अगर कानूनी कार्रवाई की बात की जाए, अगर कोर्ट भी जाना पड़ेगा, तो समाजवादी पार्टी की तरफ से भी कहा गया था कि अगर कोर्ट भी जाना पड़ेगा तो हम कोर्ट भी जाएंगे। लेकिन अब देखना ये होगा कि समाजवादी पार्टी के लोग रामपुर तो पहुंच रहे हैं, लेकिन 10 दिन पहले ही नोटिस चस्पा कर दी गई थी वहां पर, तो ऐसे में कोर्ट जाना चाहिए था। तो ये बड़ा सवाल है कि आखिर जब पता था कि 15 दिन का टाइम दिया गया है जौहर यूनिवर्सिटी को गिराने का, तो आजम खान के परिवार से मिल करके जो कमेटी जा रही थी उनको चाहिए था कोर्ट जा करके अपनी बातों को रखते, ताकि जो यूनिवर्सिटी बनी है, जो सरकार की तरफ से बताया गया है ये नजूल की ज़मीन है, ये सरकारी ज़मीन है जिस पर अवैध रूप से कब्जा करके इसको बनाया गया है, तो इसको गिराया ना जाए। तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी की जो डेलीगेशन जा रहा है ये भी सवालों के घेरे में है कि आखिर इतनी जल्दी क्या है कि सीधे रामपुर जा करके वहाँ के डीएम से मिलकर के ज्ञापन दे देना, उससे कुछ नहीं होने वाला। अगर आपको सच में जौहर यूनिवर्सिटी बचानी है तो आपको कोर्ट जाना चाहिए था। तो ये भी सोचने वाला विषय है जी। बहुत शुक्रिया वसंत आपका इस पूरी विषय पर जानकारी देने के लिए, और हम आपसे आगे भी चर्चा करेंगे जब डेलीगेशन वहां पर जाएगा और डेलीगेशन की डीएम से बातचीत होगी और डीएम को ज्ञापन देगा, डीएम की तरफ से क्या इसको लेकर तर्क दिए जा रहे हैं और कितना संतुष्ट डीएम उस प्रतिनिधिमंडल को कर पा रहे हैं, इस पर भी हम आगे चर्चा करेंगे। चलिए आनंद जी, बात करते हैं दूसरी खबर पर। बता दें दिल्ली की सीमाओं पर जो एक बार फिर से सुरक्षा व्यवस्थाएं जो है कड़ी कर दी गई है। पंजाब और हरियाणा के किसान भारत अमेरिका ट्रेड डील के विरोध में जो है महापंचायत के लिए दिल्ली की ओर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन राजधानी पहुंचने से पहले ही पुलिस ने जो है कई सीमाओं पर जो है मोर्चा संभाल लिया है। शंभू, सिंघू और टिकरी बॉर्डर समेत कई प्रमुख रास्ते जो हैं दिल्ली में प्रवेश करने के, वहां पर बैरिकेडिंग कर दी गई है और किसानों को वहां पर रोक दिया गया। प्रदर्शनकारियों के दिल्ली कूच को देखते हुए बड़ी संख्या में पुलिस बल को भी तैनात किया गया है, और वहां जो बॉर्डर हैं वहां वाहनों की जांच भी बढ़ा दी गई है। और इस दौरान भारतीय किसान यूनियन के प्रमुख गुरनाम सिंह सहित कई किसान नेताओं और प्रदर्शनकारियों को हिरासत में भी लिया गया। किसानों का यह कहना है कि वे अपनी मांगे और नीतिगत मुद्दों को लेकर केंद्र सरकार तक अपनी आवाज पहुंचाना चाहते हैं और इसीलिए वो दिल्ली की तरफ मार्च कर रहे हैं। बिल्कुल, वही प्रशासन की बात की जाए तो प्रशासन का साफ तौर पर इस पर कहना है कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए एहतियाती कदम जो है पूरी तरीके से उठाए गए हैं। दिल्ली में प्रवेश मार्ग जितने भी है उन पर जो लगातार जो है प्रशासन निगरानी बढ़ा दी गई है। तो इसी पर देखिए हमारी खास रिपोर्ट। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की सीमाओं की ये तस्वीरें जरा देखिए। दिल्ली की दहलीज पर सुरक्षा का सख्त पहरा है। वजह, किसान एक बार फिर दिल्ली कूच पर हैं। भारत अमेरिका ट्रेड डील के विरोध में पंजाब और हरियाणा के किसान राष्ट्रीय राजधानी की ओर बढ़े, लेकिन दिल्ली पहुंचने से पहले शंभू, सिंघू और टीकरी समेत सभी बॉर्डर्स पर पुलिस ने कड़ी बैरिकेडिंग करके उनका रास्ता रोक दिया। भारतीय किसान यूनियन प्रमुख गुरनाम सिंह चढ़ूनी समेत कई किसान नेताओं और प्रदर्शनकारियों को हिरासत में भी लिया गया। किसानों के दिल्ली कूच को देखते हुए हरियाणा पुलिस ने शंभू, सिंघू और अन्य सीमाओं पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था कर दी। कई जगहों पर सीमेंट के बैरियर, लोहे की बैरिकेडिंग और भारी पुलिस बल तैनात किया गया। कुरुक्षेत्र, सोनीपत, झज्जर और अंबाला समेत कई जिलों में किसानों को आगे बढ़ने से रोका गया। सबसे ज्यादा हलचल शंभू बॉर्डर पर रही, जहां किसान नेताओं और प्रशासन के बीच कई दौर की बातचीत हुई। हरियाणा के कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा भी किसानों से मिलने पहुंचे, जहां उनकी किसान नेता सरवन सिंह पंढेर से बात हुई। किसानों ने गुरनाम सिंह चढ़ूनी की रिहाई और केंद्र सरकार के साथ वार्ता कराने की मांग रखी।
सरकार ने मांगों पर सकारात्मक पहल का भरोसा दिया, जिसके बाद किसानों के दिल्ली कूच पर ब्रेक लगते दिखे। देखिए, हरियाणा के कृषि मंत्री ने कहा कि हमारा मांग पत्र भी लिया और कहा है भी आपने हमें कहा कि केंद्रीय मंत्री शिवराज चौहान से वार्ता कराई जाए, तो बोला मैं अवश्य करता हूं। उन्होंने आश्वासन भी दिया कि 8-10 दिन में मेरा दफ्तर आपको चिट्ठी देगा, उनसे वार्ता करवाएंगे, बातचीत आगे बढ़ेगी। वार्ता में क्या होगा ये बात की बात। एक तो ये एक सुनिए, दूसरी बात हमने कहा सभी किसान लीडरों को, किसानों को रिहा किया। वो कहते तुरंत प्रभाव से हम सीएम से मीटिंग करके गुरनाम सिंह चडूनी से अधिकारी बोल रहे हैं वीडियो कॉन्फ्रेंस छोड़ेंगे, बीएम सिंह को छोड़ेंगे। तो ये 2 मांगे थी, उन्होंने मान ली। अब हमारा रह गया कार्रवाई पे हम सारे किसान लीडरों से वार्ता करें, बातचीत करें। जब गुरनाम सिंह चडूनी को छोड़ देते हैं, बीएम सिंह को छोड़ते हैं, फिर सबसे बात करके इस मोर्चे का आगे का निर्णय लें। लौनी और गाजीपुर बॉर्डर पर भारतीय किसान यूनियन के नेताओं को पुलिस ने रोक लिया। झड़प के बाद कई किसानों को हिरासत में लिया गया। यूपी गेट और लौनी बॉर्डर पर चेकिंग के चलते कई किलोमीटर लंबा जाम लग गया। वहीं नोएडा के चिल्ला बॉर्डर पर भी भारी पुलिस बल तैनात रहा और संदिग्ध वाहनों की लगातार जांच की गई। टीकरी बॉर्डर पर भी सुबह से पुलिस का सख्त पहरा रहा, लेकिन दोपहर बाद पुलिस की ढील के बाद हालात सामान्य होते नजर आए। जो भी दिल्ली के रास्ते हैं उन्हें पर्याप्त फोर्स लगा के, और कोई भी व्यक्ति कोई अनाधिकृत सामान लेकर या किसी प्रकार का हथियार लेकर, गोला बारूद लेकर या मादक द्रव्य लेकर न जाने पाए, इसके लिए जगह जगह नाकों पे, जहाँ जहाँ भी दिल्ली रोड पे चढ़ने वाले नाके हैं, पर्याप्त बल लगाकर करीब 40-50 की संख्या में सब इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर और कार आरक्षी, महिला आरक्षी, ये सारे लगा के चेकिंग की जा रही है। हम लोग अपने देश को, अपने देश की अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए आज सड़कों पर उतरे हुए हैं। अगर सरकार धीरे से, समझदारी से या समझाने से नहीं मानती है तो उग्र आंदोलन होगा। देखिए, हमें आज दिल्ली किसान घाट पर पहुंचना था और आधे से ज्यादा किसान संगठनों को यहाँ रोका गया और इनकी तानाशाही आप देखो। हमारे जगह जगह होम अरेस्ट कर लिए किसान नेता और आज हमें दिल्ली नहीं जाने दे रहा। आज किसान पंचायत, शांतिपूर्ण किसान पंचायत थी दिल्ली में, और ये तानाशाही आप देख रहे होंगे, हमें यहाँ रोका गया है। ये हम इसकी घोर निंदा करते हैं। कुरुक्षेत्र के शाहाबाद में दिल्ली जा रहे किसानों को बैरिकेड लगाकर रोक दिया गया, जबकि कैथल में जम्मू कटरा एक्सप्रेसवे पर पुलिस ने रास्ता बंद कर दिया। सिंघू बॉर्डर पर अतिरिक्त पुलिस बल के साथ हर वाहन की जांच होती रही। दिल्ली कूच को लेकर किसानों और प्रशासन के बीच पूरे दिन तनातनी का माहौल बना रहा। एक तरफ किसान हर हाल में दिल्ली पहुंचने की बात कह रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर पुलिस राजधानी की सीमाओं पर सख्त निगरानी बनाए हुए है। ऐसे में अब सबकी नजर इस बात पर है कि आंदोलन आगे क्या रुख लेता है। तो मानसी, ये पूरा मामला जो है भारत और अमेरिका के फ्री ट्रेड डील को लेकर है, उसी का विरोध ये कर रहे हैं किसान और कह रहे हैं कि अगर ये ट्रेड डील लागू हो गया, दोनों सहमति बन गई, तो फिर भारत के किसानों को डेयरी उत्पाद और कृषि काफी नुकसान होगा। तो इसी का विरोध चल रहा है। अब आगे की क्या रणनीति होगी वो भी देखने वाली बात होगी, उस पर चर्चा करेंगे। लेकिन इन सब के बीच जो राजनीतिक खबरें आ रही हैं, सियासत जो चल रही है, इन सब के बीच मौसम का मिजाज भी बदला हुआ है और इस बदले मौसम के मिजाज की वजह से नदियां उफान पर हैं और कई जगह दुर्घटनाएं भी हो रही हैं। और इसी क्रम में सिक्किम में कल एक बड़ा हादसा हुआ, दर्दनाक खबर वहां से आई। नामची जिले के समरदुंग में निर्माणाधीन सुरंग हादसे ने पूरे इलाके को हिला दिया है। एनएचपीसी का तिस्ता चरण 6 जल विद्युत परियोजना के तहत बन रही इस सुरंग का एक हिस्सा भूस्खलन के बाद ढह गया। बताया जा रहा है कि लैंडस्लाइड के बाद सुरंग का प्रवेश द्वार मलबे से पूरी तरह बंद हो गया और इसकी वजह से अंदर काम कर रहे कई मजदूर फंस गए। हादसे में अब तक 20 मजदूरों की मौत की पुष्टि हुई है। अभी भी कई मजदूर अंदर फंसे हुए हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। बताया जा रहा था पहले कि 25 से 27 मजदूर अंदर हैं, जिनमें से 20 मजदूरों की मौत हो गई है, इसकी पुष्टि कर दी गई है। 5 से 7 मजदूर अभी भी फंसे हुए हैं और उनको निकालने के लिए ऑपरेशन चल रहा है। सुरक्षित ढंग से उनको बाहर निकाला जाए, इसको लेकर बड़े स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। मौके पर एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, सिक्किम पुलिस, फायर एंड इमरजेंसी सर्विस, एनएचपीसी और स्वास्थ्य विभाग की टीमें लगातार राहत और बचाव के काम में जुटी हुई हैं। रेस्क्यू अभियान के दौरान सुरंग के अंदर मीथेन गैस लीक होने की आशंका ने मुश्किलें बढ़ा दी हैं और ये मुश्किल जो है वो जो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है
उसमें ये बाधाएं आ रही हैं। फिलहाल राहत की बात यह है कि राहत बचाव टीम जो है पूरी तरीके से अलर्ट होता हुआ नजर आ रहा है। मजदूरों को लगातार जो है निकालते हुए रेस्क्यू ऑपरेशन जो है जारी है। तो वही बात कर लेते हैं आनंद जी अब जम्मू कश्मीर के बारे में, जहां जम्मू कश्मीर के कटरा से जो है बड़ी खबर सामने आई है। खबर मौसम के चलते श्री माता वैष्णो देवी यात्रा लगातार जो है चौथे दिन भी जो स्थगित कर दी गई है। मौसम विभाग की चेतावनियों और यात्रा मार्ग पर जो है बनी परिस्थितियों को देखते हुए प्रशासन ने श्रद्धालुओं की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए यात्रा जो है रोकने का फैसला लिया है। और बताया ये भी जा रहा है कि कटरा से लेकर भवन क्षेत्र तक मौसम खराब बना हुआ है। लगातार बारिश और खराब हालत के कारण जो है यात्रा मार्ग पर जो है श्रद्धालु की आवाजाही पर जो है पूरी तरीके से रोक लगा दी गई है। प्रशासन और श्राइन बोर्ड की टीमें लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं और देश भर से माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए पहुंचने वाले श्रद्धालुओं को फिलहाल इंतजार करना पड़ रहा है। गुप्ता, मैं गोरखपुर से आया हूं और आज चौथे दिन भी मंदिर बंद है। हम लोग आके स्टे किए हुए हैं। अभी देखते हैं आज जैसा मौसम रहता है, अगर खुलेगा मंदिर तो हम लोग जाएंगे, अगर कल भी मंदिर खुलता है तो फिर जाएंगे। अगर देखते हैं 2 दिन नहीं खुलता है तो हम लोग अपने घर के चले जाएंगे। अभी 2 दिन से रुके हुए हैं हम लोग यहाँ पे। हाँ, ये फैसला बढ़िया है क्योंकि अगले साल ऐसे लैंडस्लाइडिंग हुआ था तो कुछ भक्तों की मृत्यु हो गई थी, इसलिए ये फैसला बढ़िया है। मौसम को देखते हुए जब मौसम सही होता है तो साइन बोर्ड ये अपना यात्रा चालू कर दे तो बढ़िया रहा। हाँ, ऐसा सब ये सब माता की कृपा है क्योंकि मौसम के सामने हम लोग का कुछ चलने वाला नहीं है, उसमें हम क्या कर सकते हैं। मैं भी गोरखपुर से आया, साथ में हम लोग सब लोग हैं और हम लोग पिछले 8-10 साल से आ रहे हैं। पहली बार हुआ ऐसा हुआ कि दर्शन नहीं मिल पा रहा है माता रानी का। मौसम खराब है, अभी क्या करेंगे, इसके लिए तो किसी को दोष नहीं दे सकते, तो प्रकृति है। तो खबर देश प्रदेश में मानसी, हमने जो संसद के मानसून सत्र की कार्यवाही है हंगामेदार, आज तीसरा दिन भी देखने को मिल रहा है, उसके बारे में बताया और उसके बारे में अब अपडेट भी अपने दर्शकों को करते रहेंगे। और इसके साथ ही जो विरोध प्रदर्शन चल रहा है नीट परीक्षा के पेपर लीक मामले को लेकर और जो उसको विरोध प्रदर्शन हुआ उसमें जो लाठीचार्ज हुआ उसको लेकर और फिर जो नेताओं को हिरासत में लिया गया है उसको फिर बाद में उन्हें रिहा कर दिया गया, उसको लेकर भी विरोध प्रदर्शन और उससे जुड़ी खबर हमने बताई अपने दर्शकों को। और साथ ही मौसम का मिजाज भी है, मौसम के मिजाज की वजह से कई इलाके ऐसे हैं जहां पर काफ़ी परेशानियां हो रही हैं, नदियां उफान पर हैं, कहीं पर भूस्खलन हो रहा है। तो अभी सिक्किम में दर्दनाक हादसा जो हुआ है उसके बारे में भी हमने बताया। अगर बात करें वैष्णो देवी मंदिर की तो वहां पर दर्शन करने के लिए जो लोग जा रहे हैं तो अभी यात्रा वहां पर रोक दी गई है सुरक्षा देखते हुए। और सियासत तो जारी है ही, उत्तर प्रदेश की जब बात होती है तो वहां पर तो सियासत चल ही रही है, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो। अपने अपने ढंग से 2027 की तैयारियों में दोनों पार्टियां जुटी हुई हैं। तो फिलहाल हमारे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। तब तक के लिए देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।